नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास के मोस्ट एमपी 60 प्रश्न। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में दोस्तों बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को शामिल किया है, जिससे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आज के मोस्ट एमपी 60 प्रश्न। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। दोस्तों पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। टोटल 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 4 अवस्थाएं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 4 अवस्थाएं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका आज का। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ठीक है, आपका कथन है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है दोस्तों किसका कथन है यह। स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो उपरोक्त कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? याद रखना है आपको, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्राथमिक आवश्यकताओं को किसकी आवश्यकता से भी जाना जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि प्राथमिक आवश्यकताओं को मनोदैहिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो प्राथमिक आवश्यकता रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? दैहिक। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों में। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, दैहिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? आपको बताना है दोस्तों कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरीफील्ड ने, कोल एवं ब्रूस ने, कैंट ने या टॉरेंस ने? तो दोस्तों सृजनशीलता की पहचान हेतु जिसके द्वारा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया गया वो है दोस्तों टॉरेंस। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? टॉरेंस के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? कौन सा नियम आपको बताना है दोस्तों कि अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है? अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, प्रभाव का नियम या सहचारी अंतरण का नियम? तो दोस्तों जो प्रभाव का नियम है, याद रखिएगा, जो प्रभाव का नियम है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रयोगीकरण, केश अध्ययन, सर्वेक्षण और अंतर्दर्शन में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों केश अध्ययन का। किसका किया जाता है? केश अध्ययन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी शिक्षण प्रणाली है या कौन सा शिक्षण है जो प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। ठीक है, जो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या संरचना? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका संप्रेषण प्रणाली। याद रखिएगा, संप्रेषण प्रणाली जो है वो शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वालस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, उपक्रम या मूल्यांकन? तो दोस्तों जी वालस के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? उपक्रम होता है।
याद रखिएगा कौन सा चरण होता है, उपक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहम निर्देशित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा या सामान्य सिद्धांत के द्वारा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों, अहम निर्देशित वो होता है आपका वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा अहम निर्देशित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या मानक विचलन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो माध्यिका है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्यिका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है शरीर तथा हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो दोस्तों मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। याद रखिएगा कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है वो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इरोस शब्द संबंधित है, द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से या जीवन मूल प्रवृत्ति से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों जो इरोस शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। किससे होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है इरोस शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। आपको बताना है दोस्तों कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास इसमें से किसका हिस्सा है। तो दोस्तों जो अवधारणा का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, वो होता है दोस्तों आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका होता है, बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। याद रखिएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व या अनुभव। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है वो है दोस्तों आपका व्यक्तित्व। याद रखिएगा कौन सा कारक है, वो व्यक्तित्व जो है वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो दोस्तों रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम। बाकी संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम ये तीनों ही आपके रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है, द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपको पढ़ते ही लगेगा कि ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर पूछे जा सकेंगे दोस्तों। हमने ऐसे ही क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, हैविंगस्ट या हॉल। तो दोस्तों विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो हैं दोस्तों आपके हैविंगस्ट। कौन है, हैविंगस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की को प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है। अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति। तो दोस्तों एक आंतरिक या मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की जो प्रवृत्ति करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों अभिप्रेरणा। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है। आपको बताना दोस्तों कि अधिगम
आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्त अनुसार ये जो अधिगम की परिभाषा दी है ये किसके द्वारा दी गई है कि आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है? स्किनर, गुथरी, मर्फी या क्रो एंड क्रो? तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है दोस्तों क्रो एवं क्रो। याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सम प्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है। ठीक है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय अनित गामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह अवस्था कौन सी है जो संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? वो अवस्था कहलाती है दोस्तों पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा या इवान पॉलोव के द्वारा? तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय? ये दिया गया है दोस्तों आपके कार्ल रोजर्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्ल रोजर्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे या फ्रॉम? तो दोस्तों किसने किया मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित? ये किया है दोस्तों एरिक्सन ने। किसने किया है दोस्तों? एरिक्सन ने किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसे और क्या कहा जाता है? शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या अंतर नोद का सिद्धांत? तो दोस्तों मैस्लो के जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता के साथ संबंधित है, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से संबंधित है या सामाजिक मुद्दों से सरोकार से संबंधित है? दोस्तों तो जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था जिसके साथ संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक मनोगतिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार? दोस्तों जो चिंतन होता है वो अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जो चिंतन है वो अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सभी को पता है दोस्तों कि अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोहलर। कौन है दोस्तों? कोहलर है अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि 2 बालकों में कभी भी समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सोरेनसन, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे या हरलॉक का? तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है? ये दिया गया दोस्तों हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हरलॉक के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से? दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत से। याद रखिएगा
निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिकता को गौण, गत्यात्मक, प्राथमिक या स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण सामाजिक संरचना, गत्यात्मक सामाजिक संरचना, प्राथमिक सामाजिक संरचना या स्थिर सामाजिक संरचना। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अनुवांशिकता है, ठीक है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में जो लोकप्रिय पुस्तक है वो कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, व्यवहारवाद। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? व्यवहारवाद नामक पुस्तक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? अब आपको बताना है दोस्तों कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया जो है इसमें मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन, आकृतिकरण, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। तो दोस्तों वह कारक कौन सा है जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य है? वो है दोस्तों आपका पुनर्बलन। कौन सा कारक है वो? पुनर्बलन है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा कारक है? पुनर्बलन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है आपको बताना है? वुडवर्थ, आरएस, स्किनर, गेट्स या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गेट्स के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? गेट्स के द्वारा दी गई है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास या गामक विकास। दोस्तों जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के लिए? वो जाने जाते हैं दोस्तों नैतिक विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए? नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव विकास जो है वो कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो दोस्तों मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है आपका प्रतिवर्ती का सिद्धांत। कौन सा? प्रतिवर्ती सिद्धांत जो है ये मानव विकास सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती। बाकी आपके निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत आपके मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिवर्ती आपका आंसर होगा, क्योंकि ये मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड, वैलेंटाइन, पियाजे या स्किनर। तो दोस्तों यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है दोस्तों गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा यह कथन दिया गया है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। पुरस्कार और दंड, ये पुरस्कार है दोस्तों, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बताता है। प्रभावपूर्ण, प्रभावहीन, अधिक उपयोगी या कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों जो पुरस्कार और दंड का जो अनुचित प्रयोग है वो अधिगम को क्या बनाता है? प्रभावहीन बनाता है। कैसा बनाता है दोस्तों? प्रभावहीन बनाता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से है। इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता या परिपक्वता। तो दोस्तों एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है दोस्तों? अवधान। क्या होती है? अवधान एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है।
प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, तर्क से, चिंतन से, विवेक से या बोध से। तो दोस्तों प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, अधिगम का है विवेक से, अधिगम का है विवेक से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का, चेतन मन का, बुद्धि का या सृजनात्मकता का। दोस्तों जो प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है आपको पता होना चाहिए, अचेतन मन का किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण विधि द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए, आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का या आत्म अनुभूति का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। आपको बताना है दोस्तों कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण को उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये जो परिभाषा दी है ये किसके द्वारा दी गई है, एम.एल. मैन के द्वारा, एस. फ्रायड के द्वारा, G.W. आल्पोर्ट के द्वारा या J.E. डैशिल के द्वारा। तो दोस्तों जो उपरोक्त परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है G.W. आल्पोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, G.W. आल्पोर्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो दोस्तों सभी को पता है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। देखो, वुडवर्थ के अनुसार धारण, पुनः स्मरण और पहचानना ये तीनों ही स्मृति के आयाम के अंतर्गत आते हैं। जो तर्क करना है, जो तर्क करना है वो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है, पावलोव, युंग, स्किनर या फ्रायड के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो दिया गया है युंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, युंग के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। सभी को पता है दोस्तों कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, कुंठा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व या अवधान। दोस्तों जो आधार आयु होती है वो किसके मापन से संबंधित होती है, वो होती है दोस्तों बुद्धि के मापन से संबंधित होती है। किसके मापन से, बुद्धि के मापन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आज का। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि आकर घर में अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि अगर शिक्षा द्वारा कक्षा में किसी छात्र को डांट पड़ती है और वो घर में आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण या विस्थापन। तो दोस्तों ये विस्थापन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, विस्थापन के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, पावलोव, स्किनर, कोहलर या थार्नडाइक। तो वो हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 कोहलर। कोहलर जो है वो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, समुदाय की या विद्यार्थी की। तो दोस्तों जो शिक्षक के समायोजन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो स्वयं शिक्षक की ही होती है। किसकी होती है दोस्तों, स्वयं शिक्षक की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मस्तिष्क तथा मेरुदंड या मेरुदंड। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका में जो होते हैं वो मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। कौन से होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, तथ्य कार्य। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो रचनात्मक आकलन के लिए जो उपकरण नहीं है वो सत्र परीक्षा है। बाकी मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल और तथ्य कार्य, ये तीनों ही आपके रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो दोस्तों सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किस अवस्था में होता है? याद रहना चाहिए दोस्तों आपको, वो होता है आपके किशोरावस्था के दौरान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान ही सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। तो दोस्तों वे होते हैं विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो विकास की दर में भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आज का, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, जब भी देखे थे हमने कि प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है वो मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वो सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत। तो वो है दोस्तों आपका व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनली हॉल या जेम्स सल्ली। दोस्तों वो किया था पेस्टोलॉजी ने। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? पेस्टोलॉजी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आज का, बिग व हंट के अनुसार किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन? परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो दोस्तों किस अवस्था के अनुसार? वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हावर्ड गार्नर के अनुसार निम्न में से जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों हावर्ड गार्नर के अनुसार जो भाषा, अंतर्व्यक्तित्व कौशल और अंतर्व्यक्तित्व संबंध, ये तीनों ही बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। सृजनात्मकता जो है वो बुद्धि के प्रकार नहीं बताया गया है हावर्ड गार्नर के अनुसार। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी पेशी अवस्था में? तो दोस्तों जो बालक है वो किस अवस्था में करने लगता है ये सब प्रक्रियाएं? ये करने लगता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जब उसकी उम्र होती है 11 से 16 वर्ष के बीच। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 58 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव? तो दोस्तों नैतिक तर्क की अवस्था का जो सिद्धांत स्पष्ट किया है वो किया गया है किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत या भावना संबंधी आदत? दोस्तों एक बच्चा दूसरे के प्रति अगर सदैव सहानुभूति दिखाता है तो यह भावना संबंधी आदत के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
60 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्न में से बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने या बेलॉक ने। तो दोस्तों किसने की है सहायता? वो किया है पियाजे ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।